डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे शुक्लगत रोग। ये हमारे एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग सालक तंत्र के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, जिसमें हम लोग शुक्लगत रोग, शुक्लगत इसका मतलब शुक्ल मंडल में हमारे जो भी रोग होते हैं उनको देखेंगे। शुक्ल मंडल को हम कोरिलेट किससे करते हैं? स्केलेरा, इस चीज से। ठीक है, ये पूरा जो ये इसको स्केलेरा बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि शुक्ल मंडल बनता कैसे है। एक तो इसका पैटर्नल ओरिजिन होता है और इसका वेस्कुलर डेवलपमेंट इसमें होते हैं जो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। और इसमें मेलेनिन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये प्योर कफ से ही इसका ओरिजिन होता है, कफ दोष से ही। और कफ दोष का हम जानते हैं कि वर्ण होता है श्वेत। जहां भी कफ होता है वहां वर्ण होता है श्वेत। देन अब क्लासिफिकेशन देखेंगे शुक्लगत रोग के क्या क्या है। इसमें देखिए हम लोग पहले 5 देखेंगे। 5 जो रोग हैं वो आर्म कहे जाते हैं। आर्म का मतलब होता है कोई भी उभार या कोई भी मांसंकुर जो कि शुक्ल भाग पर आ गया हो और कृष्ण मंडल तक एक्सटेंड करता हो। इन द सेंस इस कोई भी एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर या फाइब्रस लेयर जो कि हमारे स्केलेरा से लेके कॉर्निया तक एक्सटेंड करती हो। अब इसमें 5 तरह के टेरिजियम या आर्म आते हैं: प्रस्तारी अर्म, शुक्ल अर्म, क्षतज अर्म, अधिमांसज अर्म, स्नायु अर्म। आज हम लोग बस इन 5 के बारे में देखेंगे। उसके नीचे 6 और रोग बताए गए हैं शुक्ल मंडल के, जैसे सुक्तिका, अर्जुन, पिष्टिका, शिराजाल, शिरापीडिका और बलसा ग्रथिता। ये बताए किस आचार्य के अकॉर्डिंग गए हैं? सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत के अकॉर्डिंग। इसमें ये श्लोक हम देख सकते हैं, सुश्रुत उत्तरस्थान चैप्टर 4 का 4th नंबर श्लोक। अब अर्म होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया, अर्म का मतलब होता है एक मांसंकुर जो कि स्केलेरा से लेके कॉर्निया तक एक्सटेंड करता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि इतने में हमारा जो ये जो फैला हुआ है ये है अर्म। इतने में जो हमारा जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रहा है मांस का, उसी को अर्म बोलते हैं। ऐसे इसको अगर हम हटाएं, थोड़ा जूम करता हूं मैं, ये देखिए, ये ये जो है इसके अंदर जितना हमको दिखाई दे रहा है इसको आर्म बोलेंगे। ये देखिए कहाँ से पूरा स्केलेरा से लेके कॉर्निया तक आया हुआ है हमारा। ये एक्स्ट्रा जो लेयर होती है इसी को हम आर्म बोलते हैं और इसको हम टेरिजियम से कोरिलेट करते हैं। टेरिजियम का जो डिफिनेशन होता है वो होता है विंग शेप फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ ऑन द स्केलेरा, जो कि एक्सटेंड करता है हमारा स्केलेरा टू कॉर्निया। स्प्रेडिंग हो रहा है और सफेद व्हाइट, इस हम ये दोनों चीज याद रखेंगे कि एक फैलता भी है, सफेद भी होता है। तो इससे हम 2 प्रकार याद कर सकते हैं, प्रस्तारी और शुक्ल अर्म। अब प्रस्तारी अर्म देखेंगे क्या होता है। ये स्प्रेड आउट होता है, मतलब ये आंख में पूरे हमारे आई में फैलता है और ये इसका कलर क्या होता है? ब्लैकिश रेडिश इन द व्हाइट पार्ट। मतलब हमारे शुक्ल मंडल में ब्लैकिश या रेडिश कलर की एक लेयर आ जाएगी, इसी को हम प्रस्तारी अर्म बोलेंगे। और ये इन्फ्लेम्ड होगी और वैस्कुलर इंगॉर्जमेंट इसमें देखने को मिलेगा, मतलब ब्लड सप्लाई इसमें होगी और ब्लड वेसल्स होंगी वो थिक लगेंगे इसमें। शुक्ल अर्म व्हाइट कलर का, नाम से ही पता चल रहा था व्हाइट लेयर, या ये सॉफ्ट व्हाइट, नाम से व्हाइट पता चल रहा है। अर्म है, मस्कुलर ग्रोथ है या फाइब्रोवैस्कुलर ग्रोथ है, तो ये हमारा क्या होगा? सॉफ्ट तो होगा ही और यूनिफॉर्मली ग्रो करती है और धीरे धीरे ग्रो करती है, मतलब अचानक नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके ये कंडीशन बढ़ती जाती है। ये मेनली फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। अब आते हैं ब्लडी और फ्लेसी। ब्लडी और फ्लेसी, अब इसमें हम खून और मांस 2 याद रखेंगे, जिसके कारण हमको क्या पता चला? रक्तज, अधिमांसज, ये 2 होते हैं। और रक्तज वाले को हम लोग क्षतज अर्म भी बोल सकते हैं। सुश्रुत ने बताया कि लोटस लाइक अपीयरेंस इसका होता है, पद्माभा। ठीक है,
और फ्लैसी एक्यूमुलेशन, मतलब मांस की तरह इसमें एक्यूमुलेटेड रहेगा, जैसे फ्लैश एक्यूमुलेट रहेगा, मतलब ये थोड़ा थिक लेयर होगा, ऐसे हम देख सकते हैं। और लोटस लाइक अपीयरेंस, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं वैसे। इसमें न्यू वेस्कुलराइजेशन होगा, मतलब नए नए वेसल्स इसमें फॉर्म होंगे। अब अधिमांस देखेंगे, इसमें क्या होगा, एक्सेसिव फ्लैश, मांस भाग जो होगा इसमें ज्यादा होगा, वाइड स्प्रेड होगा, सॉफ्ट, थिक, और सबसे पेक्युलियर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिवर कलर्ड होगा, मतलब हमारे यकृत के कलर के जैसा हमको दिखाई देगा जो भी मांस बढ़ा होगा, मतलब जो भी लेयर हमारी स्केलेरा टू कॉर्निया तक एक्सटेंड कर दी वो लीवर की तरह दिखेगी, लीवर कलर की तरह दिखेगी, जिस तरह से लीवर का कलर होता है। और इसमें हीमोसिडेरिन डिपोजिशन होता है और फाइब्रोसिस होती है, ये इसका पेक्युलियर फीचर हो गया। लास्ट आता है हमारा स्नायु आर्म, द फाइब्रस ग्रोथ। स्नायु, टेंडन फाइबर, टेंडन्स जो होते हैं, टेंडन्स में फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसको फाइब्रस ग्रोथ बोला गया है। अब ये हार्ड होगा, टेंडन हमारे हार्ड होते हैं, नॉर्मली हम टेंडन से कंपेयर करके पढ़ेंगे, टेंडन्स हार्ड होते हैं, हल्का सा व्हाइटिश होते हैं, बट यहाँ पे पेल येलो दिखेगा ये टेंडन्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो। फ्लैशी ग्रोथ, क्योंकि यदि मतलब मांसांकुर होता ही है, जो कि हम आर्म की ही डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए फ्लैशी ग्रोथ तो रहेगा ही व्हाइट पार्ट पे, ये डेफिनेशन सही हम ले सकते हैं। यानी कि हमारे व्हाइट पार्ट पे कोई फ्लैशी ग्रोथ है जो कि हार्ड होगा और पेल येलो कलर को होगा, तो उसे हम स्नायु आर्म बोलेंगे, जो कि टेंडन और लिगामेंट की तरह दिखता है। इसका मॉडर्न कोरिलेशन हम करेंगे टेरिजियम से। टेरिजियम का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, विंग शेप्ड growth of the fibrous tissue that extend from the conjunctiva onto cornea। यहाँ पे भी हमने देखा है स्केलर टू कॉर्निया या कंजक्टिवा टू कॉर्निया, अगर हम देखें तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग। अब इसके कारण क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस? इसके कारण होते हैं हमारे यूवी रेडिएशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, ज़्यादा यूवी रेडिएशन अगर हम ज़्यादा देर तक धूप वगैरह में देखेंगे, फिर जेनेटिक के कारण भी होता है इसका, मॉलिकुलर मैकेनिज्म कुछ होते हैं, वायरल फैक्टर्स होते हैं। देन इसके क्लिनिकल फीचर में अगर हम देखेंगे तो इसमें विंग शेप फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ दिखेगा ही दिखेगा, फाइब्रोवैस्कुलर ग्रोथ। यानी टिपिकली ये बाइलेटरल होते हैं, यानी कि ये सिमेट्रिकल देखे जा सकते हैं, और ये स्टेबल मतलब स्टेशनरी भी हो सकते हैं और प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं, ये रुके रह सकते हैं या तो बढ़ते हुए भी जा सकता है। ये वैस्कुलराइजेशन होता है इसमें, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा रक्तज और क्षतज वाले में। और देन इसमें फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ये तो हम इस आयुर्वेद में देख ही चुके हैं। देन इसका कुछ ग्रेडिंग होता है, 1 से लेकर 4 तक, डिपेंड करता है कहाँ किस लेयर, ये लेयर जो होती है वो किस पार्ट तक पहुंची है आई के। जैसे अगर लिम्बस को क्रॉस किया है, जैसे कि अगर हम देखते हैं ये हमारा लिम्बस है, लिम्बस को क्रॉस किया है तो 1 ग्रेड, अगर लिम्बस और प्यूपिल्स के बीच में है तो 2 ग्रेड, लिम्बस और प्यूपिल्स के बीच में है तो 2 ग्रेड, और यही चीज़ अगर प्यूपिलरी मार्जिन तक पहुंच गया है, यहाँ तक पहुंच गया है तो 3, और इसको भी क्रॉस कर दिया तो 4, जैसे कि हम देख सकते हैं इस पे, ये 4th ग्रेड का है। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले ये स्टार्ट होगा तो एसिम्टोमेटिक होगा, इसमें कोई सिम्टम दिखेंगे नहीं। दूसरा, धीरे धीरे करके ड्राइनेस, कुछ इरिटेशन, कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ फॉरेन बॉडी हमारे आंखों में है, विजुअल प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि एक लेयर चढ़ जाती है हमारे कॉर्निया पे। देन अगर हम इसको देखेंगे इसका ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में तो ट्रीटमेंट बताया गया है छेदन, आयुर्वेद में छेदन प्रक्रिया बताई गई है ट्रीटमेंट के तौर पर, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पूर्व क्रम जैसा हम लोग जानते हैं आयुर्वेद में स्नेहन स्वेदन इत्यादि करके आदमी को लिटा करके उसका सर हल्का सा लोअर कर देंगे लोड। देन उसके बाद ऑपरेटिव में क्या करेंगे, उसके हेड को होल्ड करने के बाद बड़ी यंत्र से हम उसको आर्म को उठाएंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, हाथों में दोनों थंब और जो फर्स्ट फिंगर हमारा होता है उसमें कपड़ा लपेट कर आंखों को खोले रहेंगे। देन बड़ी यंत्र से उसको उठाएंगे और हम उस कॉर्निया और स्केलेरा से जो होता है उसको टेरेजियम यानी आर्म को हम अलग करेंगे। देन इसको एक्सरसाइज कर देंगे। उसके बाद हम लेखन द्रव्य दे सकते हैं, बंधन करते हैं और उस पर लगातार अंजन का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं, और शोधन रोपण चिकित्सा जो वर्ण की होती है हम कर देते हैं। अब इसमें अलग अलग आर्म की चिकित्सा भी बताई गई है, मतलब छेदन करना है कि क्या करना है बताया गया है। तो इसमें हम लोग लगभग सभी आर्म में छेदन करते हैं। जो प्रस्तारी आर्म होता है उसमें छेदन के साथ साथ तीक्ष्ण लेखन अंजन का भी यूज करते हैं, और जो स्नायु आर्म होता है यहाँ पर भी लेखन अंजन का यूज करते हैं, क्योंकि ये फाइब्रोवेस्कुलर लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है। अगर हम मॉडर्न में ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले देखते हैं बेयर स्केलेरा टेक्निक।
इसमें रिकरेंस ज़्यादा है। दूसरा है कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट, जिसमें 5 से 15% रिकरेंस, तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा होगा। और एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन करके एक टेक्निक होती है। देन अगर हम एडजुवेंट के तौर पे देना चाहें तो माइटोमाइसिन दे सकते हैं, बीटा रेडिएशन का यूज़ कर सकते हैं। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम एंटीबायोटिक 1 से 2 हफ्ते तक चलाते हैं। देन टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम लगातार 1 से 3 महीनों तक बोलते हैं पेशेंट को लेने के लिए। देन लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं और यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस का यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। देन फॉलोअप। और अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो उसका कॉम्प्लिकेशन में आता है हीन छेद और अतिछेद, या तो कम उसको एक्सरसाइज किया गया तो ज़्यादा एक्सरसाइज किया गया, कम एक्सरसाइज किया गया तो उसमें रिकरेंस के चांसेस होंगे, और ज़्यादा एक्सरसाइज किया गया तो उसमें इन्फ्लेमेशन, स्कारिंग और टियर डक्ट इंजरी के चांसेस